Okay. Hello friends, welcome to Mathify. Hope you are well and good. हमारा फोर्थ लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 4। अब तक हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज और चार्ज का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, can only be transferred in the multiple of E. E is charge of one electron because while charging actually we transfer the electrons. अब दोस्तों सवाल ये कि क्या किसी बॉडी को चार्ज करने पर उसके मास में भी कोई वेरिएशन होता है? तो अगर आप चार्जिंग की प्रोसेस को समझ गए तो आप कहेंगे डेफिनेटली होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं यानी आप उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 to the power minus 31 किलोग्राम। However, extremely minute, negligible, but होता तो है। ठीक है, तो अगर आपने किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया मतलब आपने एग्जैक्टली किया क्या है, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन आपने डाले हैं उतना मास उसका बढ़ गया। और अगर आपने किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया है तो आपने क्या किया है, आपने उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो ऑफ कोर्स जितने इलेक्ट्रॉन आपने उसमें से निकाले हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स का मास उसका मतलब उसका मास उस रेशियो में डिक्रीज हो गया। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने किसी बॉडी में से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए यानी उसको प्लस 10 E का चार्ज दे दिया। यानी आपने किसी बॉडी को कितना चार्ज दे दिया, प्लस 100 E का चार्ज दे दिया। E मतलब 1.6 या फिर आप इसको कह सकते हैं आपने प्लस 1.6 10 to the power minus 17 कूलम का चार्ज किसी बॉडी को दिया। तो उसके मास में क्या वेरिएशन हुआ? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिए, उसमें से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। तो जो मास में वेरिएशन हुआ, डेल एम कहूंगा मैं इसको, वेरिएशन इन मास, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले 100 इनटू एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 to the power minus 31 किलोग्राम, यानी कितना वेरिएशन हो गया 9.1 10 to the power minus 29 किलोग्राम से इस बॉडी का मास रिड्यूस हो गया क्योंकि आपने 100 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिए। और अगर 100 इलेक्ट्रॉन डाल देते तो चार्ज होता माइनस 100 E यानी कि माइनस इतना। तो आपको तो बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन डाले या कितने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकाले। और हर इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके आप बता देंगे कि भाई इतना मास बढ़ा या इतना मास घटा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 100 के अगर मैं 1 लाख इलेक्ट्रॉन और 10 लाख इलेक्ट्रॉन भी निकालूंगा तो मास में कोई खास, देखिए 10 to the power minus 29 मतलब अगर मैं 10 to the power 10 किलो मास भी निकाल लूं, 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लूं तो भी मास इतना कम होगा कि नेचुरल वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड में इस मास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और इसीलिए हमको रियल वर्ल्ड में या प्रैक्टिकल या मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो हमारी दुनिया है, इसमें जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो हमें उसके मास में कोई वेरिएशन फील नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। आपने अगर मुझे चार्ज कर दिया तो मेरा ऐसा नहीं है कि वेट कम ज्यादा हो जाएगा, आप ऐसा फील नहीं करेंगे। लेकिन इन माइक्रोस्कोपिक वे यस देयर इज अ वेरिएशन इन मास, हाउएवर सो नेग्लिजिबल वेरिएशन दैट इन आवर वर्ल्ड वी नेग्लेक्टेड, वी से दैट इज नेग्लिजिबल वेरिएशन। सो ये हुआ। इसके वैसे तो बेसिक क्वेश्चंस तो हम देख ही चुके हैं, बहुत ही सारे से क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपसे डिस्कस ही किया था Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो E तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है। तो N देगा तो Q पूछेगा, Q देगा तो N पूछेगा। सीधे दे दिया सीधे पूछेगा, या फिर कभी कभी वो घुमा फिरा के देता है कि भाई इतना बिल्कुल ही सीधा दे दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो कितना चार्ज होगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसका कोई मार्क देना भी बेकार है। तो वो N को देने के लिए वेरियस फिनोमेनास का यूज सामने वाला कर सकता है, जिसमें एक बहुत कॉमन फिनोमेना है मोलर कॉन्सेप्ट। सामने वाला मोलर कॉन्सेप्ट का यूज करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को की वैल्यू पहले आप उसकी हेल्प से निकालिए डेटा जो देगा, और फिर यहां रखकर चार्ज निकाल लीजिए, या फिर Q देगा तो N निकाल लीजिए एज पर द डेटा। तो मोलर कॉन्सेप्ट में 1 मोल क्या होता है दोस्तों? 1 मोल का मतलब होगा 6.023 10 to the power 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जिसको मैं कैपिटल M यानी कि मोलर मास या एटॉमिक मास से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किसी भी सब्सटेंस का जब आप मोलर मास बताते हैं या एटॉमिक मास बताते हैं
तो इतने सब्सटेंस, इतने एटम्स का कुल मिलाकर कितना मास है वो बताते हैं, एक मोल सब्सटेंस का मास बताते हैं। या फिर इसी को मैं कह सकता हूं 22.4 लीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। 22.4 लीटर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 1 मोल होता है, चाहे दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी गैस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। होपफुली आपको पता हो, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है प्राइमरीली, तो अगर नहीं भी पता तो हम काय को उसकी चकल्लसली केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में आप इसको सीख ही जाएंगे। फिलहाल हमारे काम का ही ये नंबर, जब भी बोला जाए 1 मोल तो ये नंबर, आधा मोल तो इसका आधा, 1/4 तो इसका 1/4, 10 मोल तो इसका 10 टाइम्स, मतलब कुल मिला के ये नंबर हमारे काम। और ये इंफॉर्मेशन से देगा, या तो मोलर मास की हेल्प से देगा, यानी इतना मास है तो मोलर मास के से कंपेयर कर लेंगे, या लीटर के टॉप पर, तो इतना तो याद रख ही सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O चलिए ले लेते हैं। H2O का मोलर मास क्या है दोस्तों? H2O का मोलर मास है, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1, यानी कुल मिलाकर इसका हो गया 18। तो ये हो गया 18 ग्राम का। एक मोल H2O 18 ग्राम का होता है, और उसमें इतने H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.0 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। चलिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 9 ग्राम H2O है हमारे पास, मान के चलिए। अच्छा, एक काम करता हूं, पहले मैं इससे डील करने की जगह एक सिंपल नंबर से हम डील कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर ब्लॉक कर देता है दिमाग को। बहुत से लोगों के साथ होता है कि नंबर ही देख के ब्लॉक हो जाते हैं, फिर आगे कुछ करते ही नहीं। तो मान लीजिए मेरे पास, मैं आपको n देने की कोशिश कर रहा हूं, सीधे ना देकर थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा हूं, मैथमेटिकली दे रहा हूं। तो मान लीजिए मेरे पास 5000 मॉलिक्यूल्स हैं किसी सैंपल में। अब 5000 मॉलिक्यूल्स में 5% मॉलिक्यूल्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ 5000 मॉलिक्यूल्स 5% ऑफ मॉलिक्यूल्स से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो 5000 मॉलिक्यूल का 5% कितना हो गया? तो 5000 का 10% कितना हुआ? 500। तो 5% कितना हुआ? 250 मॉलिक्यूल्स। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। यानी कि 250 मॉलिक्यूल्स में से हर मॉलिक्यूल ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर आपने उस सैंपल में से निकाले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए आपके? 250। तो आपने सैंपल में से 250 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यहां रख दीजिए, तो आप बता देंगे सैंपल को आपने कितना चार्ज किया और कितना मास आपने सैंपल का चेंज कर दिया। तो चेंज इन मास कितना हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 250, तो 250 इंटू me कर दीजिए, यानी मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चल जाएगा कितना मास आपने उसमें से निकाल लिया, या कितने मास में उसका वेरिएशन हो गया। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं 5000 की जगह कहूं, मान लीजिए 1 लाख मॉलिक्यूल्स थे आपके पास, 1 लाख मॉलिक्यूल्स में 0.1% मॉलिक्यूल्स ने 2-2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए। 0.1% मॉलिक्यूल्स ने, हर मॉलिक्यूल मतलब 0.1% में जितने भी मॉलिक्यूल आते हैं, सब ने 1-2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए बाहर से सिस्टम। तो 1 लाख का 0.1%, तो 1 लाख का 0.1% कितना हो गया भाई? 1 लाख का 1 लाख यानी 10 to the power 5 का 0.1% यानी 1/1000। 1% यानी 1/100, तो 0.1% यानी 1/1000, यानी कितने मॉलिक्यूल्स है? 10 to the power 2 यानी 100। इसका मतलब है 1 लाख का 0.1% मॉलिक्यूल बोला उसने, यानी कितने मॉलिक्यूल्स? 100 मॉलिक्यूल्स। अब 100 मॉलिक्यूल्स में से हर मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए, यानी कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हुए दोस्तों? कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हुए 200। दैट्स इट। फिर से आपके पास n आ गया। जैसे ही n आया, अब आप n की वैल्यू यहां रखेंगे तो q आ जाएगा, यहां रखेंगे तो चेंज इन मास आ जाएगा। चेंज इन मास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए तो मास बढ़ा ऑफ कोर्स, तो पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए मतलब निकाल दिए, पॉजिटिवली चार्ज किए, तो मास, चेंज इन मास नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल मास विल बी लेस देन इनिशियल मास। तो खैर वो तो ठीक है। अच्छा, इसमें उल्टा भी कर सकता है। जैसे इसी का क्वेश्चन को मैं थोड़ा पलटाता हूं। मान लीजिए मैं कहूं कि होप यू गॉट इट, मेरे ख्याल से तो इसमें तो सिंपल है। यानी n उसने कैसे दिया? एक 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स के साथ देखिए, उसमें इतने परसेंट में हर बंदे ने इतना दे दिया। अब मैं कहूं यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोग में से 5% लोगों के पास 10-10 रुपए है,
100 लोगों में से 5% लोगों के पास 10 रुपए, तो कुल मिलाकर रूम में कितना है? ये तो बच्चों की कहानी है, तो लगभग पैसा ही है। ठीक, इस पे अपन आते हैं बाद में। हाँ, इसी क्वेश्चन को मैं अगर उल्टा कर दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, और उन 1 लाख मॉलिक्यूल्स में कुल मिलाकर मैंने 1.6 10 to the power minus 16 कूलम का चार्ज दे दिया। I have a sample, the sample has 1 lakh molecules of any molecule, H2O भी बोल सकते हैं, 1 lakh molecules of H2O, and I have provided it with a charge of 1.6 plus 1.6 10 to the power minus 17 coulomb. Now tell me कि what is the charge shared by each molecule? Simple question. What is the charge shared by each molecule? अगर अब ये सवाल असल में अगर आप समझ गए तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। अगर मैंने इतना चार्ज कितने मॉलिक्यूल्स को दिया? 1 लाख मॉलिक्यूल्स को दिया, तो एक मॉलिक्यूल के पास कितना चार्ज है? व्हाट इज द चार्ज शेयर्ड बाय ईच मॉलिक्यूल? ये तो बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है। अगेन अगर मैं इसको सिंपल वर्बलाइज करूं, मान लीजिए मैंने 25 लोगों को 50 रुपए दे दिए, तो एक आदमी के पास कितने रुपए? 2 रुपए। या फिर अगर मैंने 50 लोगों को 25 रुपए दे दिए, 50 लोगों को 25 रुपए दे दिए, तो एक आदमी के पास कितने रुपए आ गए? तो भाई आधा रुपया, 98, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैंने 1 लाख मॉलिक्यूल्स को इतना चार्ज दे दिया, तो एक मॉलिक्यूल के पास कितना चार्ज आया? तो चार्ज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल या चार्ज पर मॉलिक्यूल कितना आ गया भाई? तो जो चार्ज दिया आपने 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, और कितने लोगों ने बांट लिया उसको? सबने 1 लाख यानी 10 to the power 5 लोगों ने बांटा, तो किस फ्रैक्शन में चार्ज मिला पर मॉलिक्यूल? तो पर मॉलिक्यूल जो चार्ज है वो है 1.6 10 to the power minus 24 कूलम। ईच मॉलिक्यूल विल हैव दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज। अब आप कहेंगे ये तो एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज है, तो ईच मॉलिक्यूल कैसे शेयर करेंगे? तो यहाँ पे हमको वो असल में शेयर नहीं कर रहे हैं, हमने एक मैथमेटिकल फ्रैक्शन निकाल के बता दिया। उसने बोला पर मॉलिक्यूल चार्ज बताइए, हमने बता दिया पर मॉलिक्यूल इतना चार्ज होगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर उसने चार्ज दे दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया और बोला कि भाई पर मॉलिक्यूल इतना कितना चार्ज है, तो आप वही 100 रुपए अगर 50 लोगों के पास है तो बताइए एक आदमी के पास कितना है, तो सेम फिनोमेना पर चलेगा। होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। अब ये जो नंबर है वो नंबर ये है, जो नंबर अभी तक मैं आपको दे रहा था वो सिंपल नंबर दे रहा था, कहानी अब वही रहेगी, नंबर ये होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास 9 ग्राम H2O है, यानी कितने मोल H2O है? मैं जानता हूं H2O का जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो कितना है? 18 ग्राम। 9 ग्राम का मतलब कितना है? आधा मोल। आधा मोल मतलब मेरे पास H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है? 6.023 into 10 to the power 23। इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास H2O के है। अब अगर मैं कहता हूं कि every 1000th molecule out of these molecules, हर 1000वां मॉलिक्यूल has accepted 2 electrons, ठीक है। every 1000th molecule accepted 2 electrons, then what is the total charge in this sample? तो इतने टोटल हैं, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल? हर 1000वां, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं चार्जिंग में, सारे मॉलिक्यूल नहीं कर रहे हैं, हर 1000वां मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि सर हर 1000 में एक मॉलिक्यूल चार्जिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन चार्जिंग प्रोसेस कितने हो गए भाई? तो इसका इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से 1000वां मॉलिक्यूल, यानी ये नंबर, इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी 3.2, तो 1 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स, तो इसको मैं 011 ही लिख रहा हूँ, 3.011, बाद में कोई नंबर है, into 10 to the power 23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और हर 1000वां मॉलिक्यूल यानी पर 1000
इतने मॉलिक्यूल्स ने चार्जिंग में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल। जैसे मैं बोलूं कि भाई फिर वही कहानी है कि अगर मेरे पास 10,000 लोग हैं, उसमें हर 1,000वां बंदा 2 रुपए दे रहा है, तो कितने रुपए कुल मिला के दिए? तो 2 रुपए, 1 रुपए 1 इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं। तो बस वैसा ही खेल है, समझ गए होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स ने चार्जिंग में पार्टिसिपेट किया और हर मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने सैंपल्स में से कितना निकाल लिए? तो ये तो कितना हो गया? 10 to the power 20 हो गया। तो 3.011 into 10 to the power 20 इतने मॉलिक्यूल्स में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो इंटू 2 इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। आप इसको उठा के Q इज इक्वल टू एनी में रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपने सैंपल को कितना चार्ज किया, और इसमें रख दीजिए तो पता चल जाएगा सैंपल में कितने मास का वेरिएशन हुआ। तो कहानी वही है, बस नंबर बड़ा जब आता है, ये क्वेश्चन है वही, बस इसलिए बताया मैंने दूसरे नंबर्स के साथ कि बहुत से लोग इस नंबर से डील करने में प्रोसेस उनको पता होती है, लेकिन नंबर देख के ही ब्लॉक हो जाते हैं। तो मैंने आपको उसको दूसरे सिंपल नंबर से आप एक बार सोच के देखिए बहुत सीधा और सरल है, बच्चों जैसा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है क्वांटाइजेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको शीट मिल जाएगी, उस शीट से आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जो पहले जो बच्चों ने कर लिए हैं वो अच्छी बात है, कुछ बच्चों ने अपने डाउट्स रखे थे, अब वो डाउट अब इस रेगुलर लेक्चर में तो मैं नहीं ले रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें फिर 15-20 मिनट हमारे वेस्ट हो जाएंगे, तो उसको मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्ज। मेथड्स ऑफ चार्ज, आप चार्ज कैसे करते हैं वो तो जान ही चुके हैं कि बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन डाल दें या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। लेकिन डालें या निकालें कैसे, उसकी कितनी मेथड्स हैं, कितने तरीके से आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? तो 3 मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है टच करके। तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज बॉडी है, ऑलरेडी चार्ज है, और एक अनचार्ज बॉडी है, इसके पास नेट चार्ज 0 है। तो अगर आपने इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कर दिया या किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर के थ्रू चार्जेस का फ्लो हो सकता है, तो आपने रास्ता दे दिया चार्जेस को फ्लो होने के लिए, और या फिर सीधे उठा के टच कर दिया, तो सम अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी comes in contact with an uncharged body, then the uncharged body gets charged. This phenomena is called charging by conduction. अब इसमें 2-4 छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये बेसिक प्रॉपर्टीज पर ही है कि मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है, लेट्स कंसीडर दैट, और ये इंसुलेटर है, ठीक है, और मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, ये इतना भी है, इसको मैंने इससे टच किया इंसुलेटर से, तो ऑफ कोर्स बाय कंडक्शन इससे टच करूंगा, तो कंडक्शन के कारण कुछ चार्जेस, मान लीजिए कुछ चार्ज थे तो उसमें 2 आ गए, कुछ चार्ज जहां पे टच किया वहां ट्रांसफर हो गए, ठीक है। ये चार्ज बॉडी थी, ये एक इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर से जब मैंने टच किया एक चार्ज बॉडी को, तो इस बॉडी ने अपने चार्ज इंसुलेटर को कुछ अमाउंट में ट्रांसफर, पूरे के पूरे नहीं कर देगा, कुछ अमाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब आप पूछेंगे क्यों करेगा? क्योंकि ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो पहले ही चाहते हैं कि सब एक दूसरे से दूर भाग जाएं। अब आप अगर उसको मौका दे देंगे या रास्ता दे देंगे तो वो भागेंगे जब तक कि बैलेंसिंग क्रिएट ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ही चले जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ 4 लोग एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और आपने रास्ता दे दिया, रिपेल कर रहे हैं मतलब बहुत ताकतवर फोर्स से एक दूसरे को सब धक्का दे, अगर आपने रास्ता दे दिया तो बाहर भागेंगे। लेकिन 2 लोग अगर यहाँ आ गए और 2 लोग फिर यहाँ बचे, तो अब बैलेंसिंग आ गई, अब ये भी धक्का दे रहे हैं, ये भी धक्का दे रहे हैं, तो दोनों भाई ताकतवर हो गए हैं, तो जहां तक बैलेंसिंग होती है वहीं तक चार्ज का ट्रांसफर होता है, उसके बाद फिर नहीं होता। तो ये मैंने बहुत रैंडमली आपको समझा दिया, समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने इसको चार्ज कर दिया, यहाँ चार्ज हो गया,
अब दोस्तों इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वो चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता, चार्ज के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलेटर में आप जिस जगह पर टच करेंगे सिर्फ उसी जगह पर चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। ये चार्ज पूरे इंसुलेटर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। यानी अगर मैंने इस बॉडी को यहां टच किया तो सिर्फ इसी जगह पे चार्ज रहेगा, अगर यहां टच किया तो सिर्फ इसी जगह पे चार्ज रहेगा, अगर यहां टच किया तो सिर्फ इसी जगह पे चार्ज रहेगा। जहां पर टच करेंगे चार्ज सिर्फ वहीं रिसाइड कर सकता है, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता, बिकॉज इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, दे डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो जहां पे आपने चार्ज को रखा उनको वही रहना पड़ेगा, पहली बात। और अगर मान लीजिए दोस्तों ये कंडक्टर है, ये स्फीयर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर है, तो क्या होगा, अब मैंने इसको चार्ज किया, इसको चार्ज दे दिया, ठीक है, मान लीजिए इससे टच किया, इस बॉडी से, चार्ज बॉडी से टच किया, तो अपना कुछ चार्ज इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, जिससे ये चार्ज हो गई। अब वैसे तो चार्ज सबसे पहले कहां आएंगे, जिस जगह आपने टच किया, मान लीजिए यहां पे टच किया मैंने, तो यहां पे चार्जेस आएंगे, लेकिन कंडक्टर अलाउज द चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, उसके थ्रू चार्जेस का फ्लो हो सकता है, उसमें कहीं भी चार्ज मोशन कर सकते हैं। अब ये चार्जेस अपने आप को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे सारे के सारे, और मूवमेंट पॉसिबल है तो ये चार्ज पूरे कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सरफेस पर क्यों, अंदर क्यों नहीं, क्योंकि आप अंदर रखेंगे तो वो रिपेल करके फिर मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए ये रूम है कंडक्टर, तो रूम में इलेक्ट्रॉन्स का या फिर चार्जेस का मोशन पॉसिबल है, यस और नो, ठीक है। अब मैं अगर दो इलेक्ट्रॉन को यहां रख देता हूं, छोड़ देता हूं, तो क्या वो यहीं बैठे रहेंगे, नहीं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कहां जाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, सरफेस तक, सरफेस के बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो होपफुली यू गेट द पॉइंट कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, एक्सटर्नल चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज जिस पॉइंट पर देते हैं सिर्फ वहीं नहीं रहता, वो पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन एक और लॉजिक, कंडक्टर के अंदर चार्जेस रिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उनको अंदर लाया भी तो वो छोड़े तो रिपेल करके वापस सरफेस पर पहुंच जाएंगे। तो जब भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज, पहली बात, पूरे कंडक्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से एक यूनिफॉर्म सेपरेशन पर मेंटेन करके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और दूसरी बात, चार्ज कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ कंडक्टर की सरफेस पर ही रहेगा। कारण है सभी चार्जेस एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। आप सिंपल इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ओनली, चार्ज कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज जो आप उसको देते हैं। और दूसरा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये अंतर है कंडक्टर को चार्ज करने का और इंसुलेटर को चार्ज करने का। अगर ये मान लीजिए इंसुलेटर है और ये एक चार्ज बॉडी है और मैंने इसको ऐसे टच कर दिया चार्ज बॉडी से, तो इंसुलेटर का सिर्फ ये वाला ही हिस्सा चार्ज के कांटेक्ट में आया तो सिर्फ इतना ही, यहीं पे चार्ज रहेगा, बाकी कहीं चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही चार्ज रहेगा। जैसे हमने एम्बर वुड का एग्जांपल लिया था, तो एम्बर वुड को जिस पोर्शन को रब करते हैं सिर्फ उतने ही पोर्शन पे चार्ज रहता है, बाकी के पोर्शन पे कोई चार्ज, क्योंकि एम्बर वुड इंसुलेटर है, वो चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता। सिमिलरली स्केल को जब आप बालों से रब करते हैं तो आप जानते हैं कि स्केल चार्ज हो जाती है, लेकिन सिर्फ उतने ही सेक्शन में चार्ज रहता है जहां तक कि आपकी स्केल बालों के कांटेक्ट में आई थी, यानी जहां पे फ्रिक्शन हुआ था। उसके आगे यानी कि जहां पे आप पकड़ते हैं वो रब नहीं हुआ था, तो वहां कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्जेस का फ्लो इंसुलेटर के थ्रू पॉसिबल नहीं है। और स्केल प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, सेम गोज विद द फॉर्म एंड एवरीथिंग। जबकि अगर आप कंडक्टर, अब मान लीजिए कंडक्टर होता, लेट्स कंसीडर दैट, मान लीजिए कंडक्टर होता, हाँ चलो यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। जैसे मैं एक स्केल को, या स्केल नहीं लेता, एक मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास की रॉड है, ये ग्लास है, मान लीजिए ग्लास इंसुलेटर होता है, और इसको जब मैं सिल्क से रब करूंगा ग्लास को, तो आप जानते हैं कि ग्लास की रॉड चार्ज हो जाती है, ठीक है ना। जब ग्लास को, जैसे एम्बर को वूल से रब करने पर,
वैसे ही ग्लास को सिल्क से, रबर की रॉड है तो उसको कॉटन से रब करने पर वो चार्ज हो जाते हैं, सूटेबल होते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए। अभी अगला नेक्स्ट टॉपिक वही है, लेकिन वो तो आप जानते ही हैं। तो मान लीजिए मैंने ये ग्लास की रॉड है, इसको मैंने सिल्क से रब किया, ठीक है। रब किया तो जहां रब किया है वहां पे चार्ज रहेगा, चार्ज इस ग्लास की रॉड के थ्रू फ्लो नहीं हो सकता, जहां वो तो आप समझ गए। अगर मान लीजिए ये ग्लास की रॉड ना होके कोई कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, और अब मैंने उसको एक सूटेबल ऑब्जेक्ट से रब किया, तो क्या मैं इस कंडक्टिंग रॉड को वैसे ही चार्ज कर सकता हूं जैसे ग्लास की रॉड को किया था दोस्तों? नहीं। क्यों नहीं? अगर ये कॉपर की है, मान के चले कंडक्टिंग है, और उसको मैंने रब किया सूटेबल ऑब्जेक्ट से, तो इसको भी चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन ये चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर चार्ज हो भी गया, मान लीजिए चार्ज आ भी गया, तो क्या होगा, ये कंडक्टर है तो ये चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है, तो चार्ज का फ्लो इसके थ्रू यहां तक आएगा। उसके बाद मेरी बॉडी भी कंडक्टर है तो मेरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मेरी बॉडी के थ्रू फ्लो होते हुए अर्थिंग हो जाएगी, यानी वो चार्ज अर्थ में चला जाएगा। और मैंने पहले ही आपको बताया कि अर्थ से अगर कांटेक्ट हुआ चार्ज बॉडी का, तो अर्थ उसका पूरा चार्ज खा जाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो। इसी को कहते हैं अर्थिंग। हमारे पहले लेक्चर में फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को बताते समय मैंने आपको बताया था। अगर नहीं आपने वो लेक्चर अटेंड किया है तो सीधी एक कहानी आपको याद रखना है कि अगर आपने अर्थ से किसी चार्ज बॉडी का कांटेक्ट किया तो वो पूरा का पूरा चार्ज अर्थ पे चला जाता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो, चाहे, यानी अर्थ से कांटेक्ट होते ही एक चार्ज बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है अर्थिंग या ग्राउंडिंग। जो अर्थिंग वायर है वो यही करते हैं हमारे घरों में। तो क्या किसी कंडक्टर को रब करके, फ्रिक्शन करके चार्ज किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हाँ, अगर आपने जो हाथ में कोई इंसुलेटिंग ग्लव पहन के रखा है तो किया जा सकता है, लेकिन जनरल केस में बस हाथ से पकड़ के नहीं कर सकते, बिकॉज द एक्स्ट्रा चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड टू अर्थ थ्रू योर कंडक्टिंग बॉडी। दैट्स व्हाई द सेम फिनोमेना कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विथ अ कंडक्टर। अगर आप एक कंडक्टर लें, कॉपर की रॉड लें, और उसको बालों से रब करें और उससे बिट्स ऑफ पेपर को उचकाने की कोशिश करें तो वो नहीं उचकेंगे। वो सिर्फ इंसुलेटर यानी कॉम्ब के साथ, या फिर प्लास्टिक की उसके साथ, या फिर बलून के साथ भी कर सकते। बलून को लें, कपड़े से रब किए, और आप करके देख सकते हैं घर में, अगर आपके बलून हो, हल्का सा फुलाना, उसको कपड़े से रब करना और ऐसे छोड़ देना तो चिपक जाएगा, चार्ज हो गया। लेकिन अगर कंडक्टिंग होगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको चार्ज करेंगे और चार्ज बॉडी के थ्रू अर्थ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं सीबीएसई में कि क्या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से नॉर्मल कंडीशन में किसी कंडक्टिंग रॉड को वैसे ही चार्ज किया जा सकता है जैसे किसी स्केल या कॉम्ब को किया जाता है, या फिर ग्लास रॉड को, या फिर एबोनाइट रॉड को, या एम्बर वुड को किया जाता है? तो जवाब है नहीं, बिकॉज इवन इफ यू चार्ज इट, द चार्ज विल ट्रांसफर टू द अर्थ through your body, and the body will eventually get neutralized right at that same time simultaneously. That's why this can't be possible. That's why we do not observe this phenomenon. और एक और बात मैं आपको बता दूं, it is difficult to charge a conductor than a insulator. चार्ज करना है यानी क्या करना है आपको? आपने जब रब किया तो क्या हुआ? आपने एक स्केल उठाई, रब किया तो फ्रिक्शन हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, और एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। आपके बाल भी इंसुलेटर है, और वो जो स्केल है वो भी इंसुलेटर है। इंसुलेटर में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये प्रोसेस आसान होती है। लेकिन कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकालना या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। इस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। अभी इसके पहले हम जो बोल रहे थे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, हमने कहा था, आपको समझाया भी था कि अगर ये कंडक्टर है, ये एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच होने के लिए बहुत कम एनर्जी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मैं बहुत शॉर्ट में आपको चलो समझा ही दूं कि मान लीजिए ये एक मेटल है, ये रूम एक मेटल है, और मान के चले यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। आप जानते ही हैं कि प्रोटॉन अपने लैटिस पर फिक्स होंगे और इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर सकते हैं।
अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है मान के चलिए, और वो जो दहलीज है गेट की, मान लीजिए यहाँ गेट है, गेट की दहलीज से वो जैसे ही बाहर जाता है, जस्ट बाहर निकलता ही है, तो सडनली क्या होता है कि रूम में पॉजिटिव 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही सरफेस के कंडक्टिंग सरफेस के बाहर जाने की कोशिश किया तो रूम में सडनली पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, क्योंकि एक ने बाहर जाने की कोशिश किया, वो जस्ट बाहर निकलने ही वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस कम हो गया, तो उस पॉजिटिव चार्ज ने रूम में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट किया और उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लिया, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाया अपने खुद के काइनेटिक एनर्जी के दम पे। हाँ, अगर बाहर से कोई बंदा उसको सपोर्ट करके खींच ले कि वो जस्ट गेट पे पहुंचे और खींचने ही वाला था, उससे पहले उसको वापस खींच ले कि जितने तेजी से वो अंदर, जितने एनर्जी से कंडक्टर उसको वापस अंदर खींचने वाला है उतनी एनर्जी दे दे, तो वो कंडक्टर के सरफेस से निकल जाएगा और तब कंडक्टर चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज होगा, या फिर उसमें जाएगा तो चार्ज होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर चार्ज नहीं होगा। तो अभी फिलहाल में आप सिर्फ इतना ही याद रखें, क्योंकि ये तो आगे यूनिट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी मैंने एक सिर्फ आपको अगर लॉजिक बता दिया उसका, हालांकि अभी उसका यूज नहीं है। अभी बात सिर्फ इतना याद रखें कि इट इज ईजियर टू चार्ज इंसुलेटर एज कंपेयर टू कंडक्टर। कंडक्टर से इंसुलेटर को चार्ज करना ज्यादा आसान होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो या कोई भी मेथड हो। और दूसरी बात, अगर वो कंडक्टर है तो चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर किसी दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में वो अर्ध हो गया तो उसमें चार्ज बचेगा ही नहीं। इसलिए होप यू गॉट इट। तो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंसुलेटर में चार्ज जिस पॉइंट पर आप देंगे उसी पॉइंट पर बने रहेंगे, और कंडक्टर में चार्ज पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वल या यूनिफॉर्म मैनर। एक और बात यहाँ वो तो बता ही दिया कि ग्राउंडिंग अगर आपने कर दी, मतलब इसको ग्राउंड, ये अर्थिंग का सिंबल है, ये सिंबल अगर है मतलब अर्थिंग हो गई है। तो अगर आपने अर्थिंग कर दी तो जितना भी चार्ज, मान लीजिए ये मैंने पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर अभी पॉजिटिव चार्ज मैंने ट्रांसफर कर दिया कुछ, ठीक है, और अगर मैंने अर्ध कर दिया इसको, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये फिर से न्यूट्रल बन जाएगा। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ पर चला जाएगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी अर्थ पर चला जाएगा। इस बॉडी को भी करूंगा तो भी अर्थ हो जाएगा। यानी अर्थ के साथ अगर किसी बॉडी का कांटेक्ट हुआ कंडक्टर का तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन इंसुलेटर का हुआ, मान लीजिए ये इंसुलेटर है और इंसुलेटर के पास चार्ज तो यहां पर है, और अब मैं अगर यहां पे अर्थिंग करता हूं तो कोई मतलब की बात नहीं, क्योंकि ये चार्ज यहां जा ही नहीं सकते, है ना। तो मुझे स्पेशली यही अर्थिंग करना पड़ेगा। हाँ, अब ये अर्थ हो जाएगी, अर्थ उनको एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर आप ऐसे अर्थिंग करें, ऐसे अर्थिंग करें, चार्ज यहां बैठे हैं तो वो चार्ज अर्थ नहीं होने वाले। और अगर मान लीजिए हर जगह चार्ज है इस तरह से इंसुलेटर में, तो सिर्फ जितने कांटेक्ट में हैं इतने ही एरिया के चार्ज अर्थिंग होंगे, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी जगह से यहां तक नहीं आ सकते। होप यू गॉट द लॉजिक कि भाई क्या हम कहना चाह रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज ही बेसिक लॉजिक क्रिएट कर देती है, और बहुत ही सिंपल लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं कि भाई अगर उसमें जा सकते हैं तो पूरे फ्लो हो सकते हैं, तो सबके सब फ्लो हो जाएंगे, और जो फ्लो हो ही नहीं सकते, बंधे हुए हैं, तो भाई जितने एरिया के कांटेक्ट में आएगा बस उसी जगह का चार्ज का एक्सचेंज होगा, बाकी अपनी जगह बने रहेंगे। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? व्हेन टू सुटेबल बॉडीज, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होनी चाहिए, ठीक है। सो व्हेन टू सुटेबल बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, देन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड from one body to another body. That's why one body becomes positively charged and the other body becomes negatively charged in equal amount. कहने का मतलब एग्जाम्पल, जब ग्लास रॉड को
सिल्क के कपड़े से रब किए करेंगे आप अगर, ठीक है, तो ग्लास रॉड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम मानी गई है, हमें नहीं पता। अब ये मानी गई है, किसने माना? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्यों माना पता नहीं, 50-50 चांसेस थे, दो बॉडी चार्ज है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोल रहा है, तो उसने बोल दिया ग्लास रॉड पॉजिटिव है, सिल्क नेगेटिव है। कोई कारण स्पेसिफिक नहीं बताया, तो वही चला आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रोटॉन को नेगेटिव भी बोल देंगे तो उससे कहानी में अंतर आने वाला नहीं है, ठीक। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, जब रब कर दिए तो ग्लास रॉड में मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो इक्वल अमाउंट में माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा सिल्क के ऊपर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं उस हिसाब से चार्जिंग होगी। तो when two suitable bodies are rubbed together, then the electron gets transferred from one body to another body, from low electron affinity body to high electron affinity body, if you want to be specific। हालांकि ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली केमिस्ट्री की बात है। आप ये सिर्फ सीधे बोले एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, then both the bodies gets charged. This is called charging by friction. We have so many daily life examples based on charging on friction, but I am not discussing it right now. I want to get a little hurry, इस लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है मुझे। हम ये पूरी प्रॉब्लम्स एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह भी थोड़ी बहुत कर लेंगे उसमें। So this is charging by friction. ग्लास को सिल्क से रब किया। इसी तरह से अगर आपने रबर की रॉड को अगर आपने, एक रुमाल है या कपड़ा है काय का, कॉटन का या वूल का, रबर को अगर आपने कॉटन या वूल के साथ रब किया तो रबर हो जाता है नेगेटिवली चार्ज और ये वूल या कॉटन हो जाएगा ऑफ कोर्स इक्वल अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया कि भाई ग्लास रॉड में जो चार्ज होता है रबर में उसके अपोजिट होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं। अगर आपने मतलब क्या किया, आपने एक ग्लास की रॉड है एक रबर की रॉड है, आपने ग्लास को सिल्क से रब किया, रबर को कॉटन से रब किया, दोनों को पास में लाया तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इससे पता चल गया कि दोनों में अपोजिट चार्ज है। तो ग्लास के चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोल दिया पॉजिटिव और रबर के चार्ज को बोल दिया नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, अगर रबर नेगेटिव है तो कॉटन पॉजिटिव है, और अगर ग्लास नेगेटिव है तो ग्लास पॉजिटिव है तो सिल्क नेगेटिव है। ये भी सिर्फ कन्वेंशनली उन्होंने बोला है, उन्हें नहीं पता था कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, और हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आप इसको याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है 10-15 साल में एक आध बार कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। इसी तरह से इसको भी पूछ लेता है। ये दोनों बहुत कॉमन क्वेश्चंस, अगर आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के एग्जांपल दें तो ये दोनों ही एग्जांपल सबसे कॉमन होते हैं। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मतलब होता है? इंडक्शन का मतलब होता है, या इंड्यूस करने का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करना यानी कि इन्फ्लुएंसिंग समथिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट टचिंग इट, बिना किसी चीज को टच किए उसे इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। इसमें पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, जो हमने पहले ही देख लिए, तो हम उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपको क्या हुआ कि मेरे पास मान लीजिए एक मेटल का कंडक्टर का स्फीयर है, और इसको हमने एक इंसुलेटर के क्या कहते हैं इसके होल्डर पे रख दिया। ये इंसुलेटिंग होल्डर है। अगर इंसुलेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा? जो अगर आपने इसको चार्ज दिया तो अर्थ हो जाएगा, अगर ये कंडक्टिंग हुआ तो इंसुलेटर होल्डर ही होना जरूरी है। जबकि स्फीयर हमारा जो है ये कंडक्टर है। आपके पास एक चार्ज रॉड है, चार्ज बॉडी, तो आप चलो मान के चलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा पॉजिटिव। अब आपसे बोला गया कि इस स्फीयर को चार्ज करो इस रॉड की हेल्प से, लेकिन टच नहीं करना। अगर उसने बोला चार्ज द कंडक्टिंग स्फीयर विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड बट डू नॉट टच इट,
डू नॉट टच बोथ ऑफ देम। अगर ऐसा नहीं कंडीशन लगाता वो कि भाई इस स्फीयर को चार्ज करो बिना टच किए, तो हम तो उठा के सीधे टच कर देते, चार्ज हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन वो तो चार्जिंग बाय कंडक्शन है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब यही इन्फ्लुएंसिंग दिस विदाउट टचिंग इट। तो कैसे करें, तो प्रोसेस को समझिए। सिंपल प्रोसेस है। जब आप इस चार्ज रॉड को इस कंडक्टिंग स्फीयर के करीब लाएंगे, करीब लाना है, टच नहीं करना है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऑफ कोर्स वही पुरानी कहानी। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होके इस तरफ जमा हो जाएंगे, जिसके कारण अपोजिट सरफेस पर ऑटोमेटिकली उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या आपने इसको चार्ज कर दिया? नहीं, अभी सिर्फ चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पहले ये रैंडमली अरेंज थे, अब ये पोलराइज होकर अरेंज हो गए, पहले ही डिस्कस करने के लिए। तो अभी चार्ज नहीं हुआ। अभी इस रॉड को इसके करीब रखते हुए जो अपोजिट सरफेस है उसकी अर्थिंग करते हैं। तो जैसे ही आपने इस सरफेस की अर्थिंग की, कंडक्टर है, ध्यान रहे, इंसुलेटर में, तो क्या होगा, जितना भी ये चार्ज है ये अर्थ पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थिंग कर दिया आपने, और अर्थ न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी रखता है, पूरा चार्ज खा जाता है। अर्थ को अगर आपने अलाउ किए चार्ज खाने को, तो पूरा खा जाएगा। तो भैया ये क्यों नहीं जाएंगे? मान लीजिए, चलिए ये तो अर्थ होगा, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। ये क्यों नहीं? क्योंकि ये बाउंड है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको बाउंड कर रखा हुआ है। जबकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज था, इसको तो ये ऑलरेडी रिपेल कर रहा था। ये वाला जो रॉड है ये उसको ऑलरेडी रिपेल कर रहा था, और अर्थ आपने और कर दिया, तो अर्थ तो वैसे ही उसको खाने की टेंडेंसी रखती है, और इसने और सपोर्ट कर दिया। लेकिन ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या चार्ज हैं, ये पॉजिटिव रॉड से बाउंडेड है, इसलिए इनकी अर्थिंग नहीं होगी। अब आप क्या करें, अर्थिंग ब्रेक कर दें, अर्थिंग ब्रेक कर दें, और ये रॉड को यहां से हटा दें। तो जैसे ही आप रॉड को यहां से हटाएंगे, ये जो बाउंड चार्जेस थे, क्योंकि अभी तक रॉड से बाउंड थे, वो कंडक्टर में इक्वली पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और इस तरह से आपका कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज हो जाएगा। एक बार फिर से प्रोसेस को समझ लें। क्या हुआ, आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक चार्ज रॉड आपने उसके सबसे पहले करीब लाई, स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा हुआ सब बड़ा, अभी देखना। तो से नेगेटिव चार्जेस एक तरफ और पॉजिटिव चार्जेस सेम अमाउंट में दूसरी तरफ हुए। अब इस चार्ज रॉड को यहीं बनाए रखा ताकि ये बाउंड रहे, और अर्थ कर दिया। मान लीजिए आपने उल्टा कर दिया, आपने चार्ज रॉड को हटा दिया और फिर अर्थ किया, तो क्या होगा, चार्ज रॉड को हटाते ही, मान लीजिए अब आपने चार्ज रॉड को हटाया और अर्थ कर दिया, तो चार्ज रॉड को हटाते ही ये वापस अपने नेचुरल रिडिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे। तो ये तो फिर से जैसे कि तैसे हो गए, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स पहले चार्ज रॉड को लाए, पोलराइज किया, उसके बाद अर्थिंग कर दी, ठीक है। अर्थिंग करने से ये पॉजिटिव चार्ज यहां चले गए। अब अगर आपने ये कर दिया कि रॉड को हटा दिया, अर्थिंग ब्रेक करने से पहले ही रॉड को हटा दिया, तो क्या होगा, ये रॉड अगर यहां नहीं रहा तो बाउंडेशन खत्म, और ये नेगेटिव चार्ज भी अर्थ हो जाएंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए पहले क्या करेंगे, पहले अर्थिंग ब्रेक करेंगे। अर्थिंग ब्रेक हो गई, अब इनके अर्थ होने का खतरा खत्म हो गया, तो अब इस रॉड को यहां से हटा देंगे, रॉड हटेगी, तो ये चार्जेस कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, बिकॉज कंडक्टर अलाउ करेगा उनके फ्लो। सो दैट्स हाउ यू चार्ज्ड दिस स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, विदाउट टचिंग इट। और मान लीजिए यहां पर अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड होती दोस्तों, ये नेगेटिव होता, तो क्या होता, अगर ये नेगेटिव होता, सॉरी, तो इस तरफ कौन से चार्ज जमा हो जाते, पॉजिटिव, इस तरफ कौन से होते, नेगेटिव। अर्थिंग करते, किसकी अर्थिंग होती, नेगेटिव की अर्थिंग होती, नेगेटिव की अर्थिंग होती, फिर अर्थिंग हटाते, इसको हटाते, तो यहाँ कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए। अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इंडक्शन से आप नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी में डेवलप करेंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे।
सो इंडक्शन से जब आप चार्ज किसी बॉडी में डेवलप करेंगे अर्थिंग के थ्रू, बिना अर्थिंग के तो नहीं कर सकते, तो अपोजिट चार्ज दूसरी बॉडी में आते हैं। जबकि अगर कंडक्शन के थ्रू करते तो सीधी सी बात है, कंडक्शन के थ्रू करते तो जो चार्ज आपके पास है वही चार्ज दूसरी बॉडी पर भी ट्रांसफर होता। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में चार्ज बॉडी के ही नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी को मिलता है, जबकि चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्ज्ड बॉडी के अपोजिट नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी गेन करती है। ठीक है, पेन की इंक भी खत्म हो रही है। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इसीलिए मैंने आपको पोलराइजेशन भी पढ़ाया था, पहले ही पढ़ा दिया, तो यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूज होगा, आगे भी यूज होता रहेगा। वो दिया नहीं है लेकिन यूज होता रहेगा। अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा उसमें फिर यूज हो जाएगा वो। अब आगे से पोलराइजेशन यूज होता ही रहेगा। ठीक है, अब मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों। पहला सवाल, क्या इस प्रोसेस से यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन से इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं क्या? नंबर 1, अपने जो अपना नॉलेज है आपके पास अभी तक का, उसके बेस पर आप इसका जवाब विचार कीजिए। क्या इससे जो प्रोसेस है इससे इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं क्या? पहला सवाल। और दूसरा सवाल मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास 2 कंडक्टिंग स्फीयर है, 2, ठीक है, ये इंसुलेट करके रखा है ग्राउंड से, समझ ही गए होंगे। ग्राउंड से इंसुलेट नहीं करूंगा तो जितना चार्ज इसमें डेवलप होगा तो ग्राउंडेड हो जाएगा। 2 इंसुलेटर हैं ए और बी, या आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और मेरे पास एक चार्ज रॉड है। अर्थिंग आप कर सकते हैं, अर्थिंग के लिए आपको अलाउ है। सवाल ये है कि इस चार्ज रॉड को इनमें से किसी को भी टच किए बिना आपको एक को पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक को नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर बनाना है। एक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज, कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन से यू हैव टू मेक दीज 2 स्फीयर्स positively charged and negatively charged. You can't touch the rod to either of them. Can you do that? No, you can't. How can we do that? That is my question. तो आपसे 2 सवाल मैंने पूछा, इनके जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं या यूट्यूब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं बनता है, वैसे तो बन जाना चाहिए, अगर नहीं है तो कल हम इसको बहुत शॉर्ट में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 मिनट का टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। तो आज मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि स्पेसिफाई करूं अपने कोर्स को, और हालांकि उतना तो नहीं किया, बस मतलब कुछ टॉपिक से डक करने की कोशिश की है, क्योंकि वो पहले ही मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब मैं बार बार उसी को एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा बोर सा होने लगता है। पहले के सारे टॉपिक आप होपफुली अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो आज जो मैंने कहानी बताई वो आप आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चार्ज जो है आपका वो खत्म हुआ, पहला टॉपिक खत्म हुआ। हालांकि इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत से लोग एक ही लेक्चर में खत्म कर देते हैं और बोलते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाएंगे दोस्तों, आगे आपको और समझ में आएगा। तो ये बेसिक फाउंडेशन है पूरी यूनिट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चार्ज के हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जाने, समझें और उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना सीखें। नहीं तो मैंने आपसे पहले ही कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में छोटी सी बात भी अगर आप नहीं समझ पाए तो आगे जाके आपको किसी ना किसी टॉपिक में वो अटका देगी, और ऐसा अटकाएगी कि फिर उसके बाद कहानी मतलब वो स्टक ही हो, वो एक बार चोक हो गया, हार्ट तो हो गया, इस टाइप का होता है। क्योंकि हर टॉपिक मल्टीपल टाइम्स यूज होने वाला है, सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। इसलिए मैं शुरुआत से ही हर छोटी से छोटी बात आपको कन्वे कर रहा हूँ। आपके सारे लॉजिक्स जो उसके पीछे हो सकते हैं, रीजन लॉजिक जो भी हो सकते हैं, वो डेवलप कर रहा हूँ, जिससे आपको याद रखने में भी बहुत आसानी रहेगी। मेमोरी कुछ नहीं करना, मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लॉजिक और रीजन ही समझ गए तो आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब एप्लीकेशन अगर आप कर सके तो वो भी सिखाया जाएगा डेफिनेटली आपको, कि कैसे अप्लाई करने की एबिलिटी बिल्डअप करना, समय के साथ आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने
3 या 4 लेक्चर्स में उसको कवर अप किया। अक्सर लोग उसको एक लेक्चर में चार्ज की डेफिनेशन और टाइप ऑफ चार्ज ये सब ऐसे ही लिखवा देते हैं और खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, पूरा समझें। उसके बाद आगे आप देखेंगे कि इनके यूजेस कितने हैं। आगे मतलब 10, 15, 20 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, या बाद समझ में आ जाएगा कि ये छोटी छोटी बातें कितनी काम की हैं, और अगर नहीं समझ में आती तो कैसे आगे जाके उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को सबसे डिफिकल्ट यूनिट्स में से एक माना जाता है। सही मायने में वो डिफिकल्ट नहीं है, सही मायने में लोगों का जो स्टडी पैटर्न है वो गलत है। वो छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट कर देने वाली जो क्या हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ से कहानी शुरू होती है, उसके पहले तो कुछ है ही नहीं। ये टेंडेंसी के कारण ही कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कहानी समझ में नहीं आती फिर आगे जाके। ठीक है, खैर तो चलिए, चार्ज खत्म। इन 2 सवालों के जवाब अगर आप दे सके तो दे, नहीं तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस कल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ, और मैं धीरे धीरे अपना पेस हल्का हल्का बढ़ाता चला जाऊंगा। मेरी ये आदत है, पहले टेस्ट मैच, फंडामेंटल स्ट्रांग बनाओ, टेक्निक स्ट्रांग बनाओ, जब वो हो जाए तो 1 डे मैच, और फिर जब वो भी उसमें भी अच्छी कमांड हो जाए तो फिर 20-20 अपन वैसा खेलेंगे। तो